Hello everyone. Uh, Welcome again, Chapter 1, Part 2. So, in Part 1, we discuss about how did the British uh, started their trade in our country, and with the conflicts uh, between French and British. Britishers defeated French and established their supremacy in our country. Now, how this all things started to interfere in our political and administrative system. So it was started with the trade in Bengal region, because Bengal was one of the biggest province of that time, and the revenue income of Bengal was quite high. So the British first started their trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651. This is a photo of British fort in the Bengal region, Hooghly River. The fort were uh, garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying tax against an annual payment. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी स्ट्रेटजी चालू कर दी कि उन्होंने औरंगज़ेब जो वो टाइम के मुग़ल एम्पायर इंडिया के थे उनके पास से परमिशन ले ली कि वो रेगुलर टैक्स नहीं देंगे, उसके बदले एनुअल पेमेंट जो भी बंगाल में ट्रेड होगा उसके एनुअल पेमेंट औरंगज़ेब को देंगे. पर सिचुएशन ऐसी चेंज हुई कि बाय द टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन अ रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी. तो जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ता गया उनको एक वो ग्रीडी हो गए कि मैक्सिमम यहाँ से मनी अर्न करना है. एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल ओनली द कंपनी अवेल द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग. तो ऐसा भी उन्होंने ऑर्डर अप्रूवल करवा दिया कि अभी जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टैक्स फ्री ट्रेडिंग करेंगी. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. पर ये खाली ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल ट्रेडिंग के लिए था, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिशियल ऐसे भी थे जो प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे, वो भी बिना टैक्स के. एज अ रिजल्ट द इनकम generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by Nawab of Bengal Murshid Quli Khan. तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो ट्रेड कर रहे हैं, वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स फ्री ट्रेड का अप्रूवल ले लिया, तो इसकी वजह से बंगाल जो रीजन था उसका जो टैक्स कलेक्शन था वो रिड्यूस होने लगा. And thus the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan opposed of this kind of things. This dispute kept on recurring even during the time of Ali Khan. उनके बाद अली खान आए, उनके टाइम पे भी ये डिस्प्यूट जो था वो कंटिन्यू रहा. आफ्टर अली खान द हिज सन सिराज उद्दौला टुक चार्ज. So Siraj Uddola was the grandson of Murshid Quli Khan, and he was became a new Nawab of Bengal. He got involved into a major battle with the British. He also opposed this kind of unjust policy of the British, और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स और सिराज उद्दौला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था. जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी बढ़ गया था और उनके बीच में काफ़ी बैटल्स हुई. उसमें से जो बैटल ऑफ प्लासी है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हाउ डिड दिस ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन आवर कंट्री. दिस वाज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ दैट इंसिडेंट. पर वो हम इसके बाद वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं. पर यहाँ पे एक मैप है, वो मैप आपको ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मैप है 1907 का. सेकंड जो मैप है वो 1840 का है, और
लास्ट वाला जो मैप है 1857 का है। तो ये तीनों तीन मैप में ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज़ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। कि 1797 में ब्रिटिश कॉलोनी बहुत जो ट्रेड होता था वो इंडिया के ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ रीजन में था। फिर धीरे धीरे करके 1840 तक ये मैक्सिमम रीजन कवर कर दिया। और आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1857 मोस्टली ऑल द इंडिया, यहाँ पे ये लास्ट वाले मैप में पता चलेगा कि पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है इंडियन हिस्ट्री की। कैसे सिराजुद्दौला हार गए, कैसे ब्रिटिशर्स के पास बंगाल का पावर आया और कैसे ये रूल कंपनी ने आगे बढ़ाया, दैट इज़ मेंशन इन नेक्स्ट टॉपिक। तो बैटल ऑफ प्लासी, तो यहाँ पे पहले कैरेक्टर देख लीजिए। ये है सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ये है रॉबर्ट क्लाइव जिनके साथ उनकी बैटल हुई थी। ये मीर जाफ़र है हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, एंड दिस इज़ द सेठ अमित चंद हु सपोर्ट टू रॉबर्ट क्लाइव टू डिफीट सिराजुद्दौला। तो ये बैटल एक्चुअली में सिराजुद्दौला वॉज वन ऑफ द पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल, बट ड्यू टू द Mir Jafar's behavior, Sirajuddaulah lost the Battle of Plassey, and that is why a British rule established in our country after this battle. The Battle of Plassey, this will be asked as a 3-mark type of short note. Sirajuddaulah became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Siraj ud-Daulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. तो सिराज उद्दौला जो था वो ब्रिटिशर्स को परेशान करके उन्होंने रखा था और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो सिराज उद्दौला के कॉम्पिटिटर्स थे उनको अपनी साइड में अट्रैक्ट करते थे। देयर वर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स टैक्स दिए बिना यहाँ बंगाल में ट्रेड करते थे। सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं था और वो कंपलसरी उनको बोलते थे कि भाई जो रूल है वो सबके लिए सेम रहेगा। When the British merchants failed to pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions. सिराजुद्दौला ने उनको बोल दिया कि आप यहाँ पे फोर्ट फैक्ट्रीज जो है वो फोर्टिफाइड नहीं कर सकते, यानी उसके आजू बाजू में बड़ी वॉल्स नहीं बना सकते। जो भी टैक्स भरना है रूल्स के हिसाब से आपको भरना ही पड़ेगा और ट्रेड जो करना है वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बेस के ऊपर करना पड़ेगा। दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर एंड ही सक्सीडेड इन एक्सप्लेनिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। तो ये रीज़न की वजह से सिराजुद्दौला को एक चांस मिल गया और उन्होंने ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से निकाल दिया, पर ये यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा था। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ये जो फोटो है वो उनकी लीडरशिप में ब्रिटिशर्स ने काउंटर अटैक किया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने डायरेक्ट सिराजुद्दौला से बैटल नहीं की क्योंकि वो जानता था कि सिराजुद्दौला वॉज पावरफुल नवाब। ही यूज स्ट्रेटजी टू डिफीट सिराजुद्दौला। उन्होंने क्या किया कि क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफ़र, उन्होंने मीर जाफ़र को लालच दिया। मीर जाफ़र वॉज अ ग्रीडी पर्सन, ही हैड अ ग्रीड ऑफ द थ्रोन ऑफ बंगाल। So Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Sirajuddaulah, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को कन्विंस कर दिया कि अगर वो बैटल में सिराजुद्दौला के बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फेवर में फाइट करता है तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बिकेम अ न्यू नवाब ऑफ बंगाल।
विथ हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, जो 1757 में बंगाल में प्लासी करके विलेज है, वहाँ पे ये बैटल हुई थी, इसके लिए इसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लेसी इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे स्टोरी है। तो द ओरिजिनल नेम इज़ पलासी, द ट्रीज ऑफ पलास। द फ्लावर ऑफ पलास ट्री आर सेफ्रॉन इन कलर एंड आर यूज इन मेकिंग कलर्स फॉर होली, और इसकी वजह से ये रीजन का नाम पड़ा प्लेसी। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पहली उनकी ऐसी वॉर थी जो इंडिया में डायरेक्ट उनकी हुई इंडियंस के साथ, और यहाँ से ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ। Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. That is why it is most important event of that time. And after the Battle of Plassey, British started to interfere in our administrative system and politics system. उसके बाद एक जो बैटल हुई वो थी बैटल ऑफ बक्सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर बहुत सारा पॉलिटिकल चेंज और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इंडिया में हुआ। तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बनाया, और मीर जाफ़र का परफॉर्मेंस उतना वो बहुत एफिशिएंट, और मीर जाफ़र जो थे वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रीडी पर्सन था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को रिप्लेस करके उसका उनके सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। अब मीर कासिम जो था वो एफिशिएंट और डिसिप्लिन और क्लेवर रूलर था। उसको पता चल गया कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका नहीं गया तो फिर ये बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए 1763 में मीर कासिम ने बैटल की और वो वहाँ से भाग गया, हार गया। फिर उन्होंने एक जॉइंट फोर्स बनाई जिसमें सौजाउद्दौला था और मुग़ल एम्पायर शाह आलम था। ये शाह आलम है और ये नवाब ऑफ अवध है, और इन्होंने मिलके एक कंबाइंड फोर्स बनाई, और 1764 में ब्रिटिशर्स के साथ में बक्सर विलेज के पास बैटल की, जिसमें ये तीन कंबाइंड फोर्स हार गई थी, और वो बोली गई बैटल ऑफ बक्सर। तो एज प्रोमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। With the passage of time, Mir Jafar became hostile toward the British. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Qasim. Mir Qasim was an efficient, disciplined, and clever ruler. The problem arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes, which ultimately brought both the forces face to face with each other. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company, but he escaped. He recognized his army along with the forces of Nawab of Awadh, Shujauddaulah and Mughal Emperor Shah Alam. तो ये शोजाउद्दौला और शाह आलम से मिलके मीर कासिम ने एक कंबाइंड फोर्स बनाई। Their combined forces met the company forces at Buxar in 1764. The British East India Company won the war, and all of sudden Bengal, Awadh यानी लखनऊ एंड मुग़ल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। क्योंकि कंबाइंड फोर्स थी, तीन को हरा दिया, तो ऑटोमेटिकली तीन रीजन उनके कंट्रोल में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. तो जो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी बन के इंडिया में आई थी, वो यहाँ पे एक रूलिंग और पॉलिटिकल पावरफुल कंपनी इंडिया में बनी। एक ड्राफ्ट हेडलाइन प्रेजेंट हुआ था कि न्यूज़पेपर पब्लिश
from Britain and Patna with reference to the report printed on the Battle of Plassey and the death of Siraj Uddaulah. तो इसके बाद बहुत सालों के बाद ऐसा सुनने में आया था कि रॉबर्ट क्लाइव का ये स्टेटमेंट था कि जब हम बैटल ऑफ प्लासी जीते तो वो टाइम पे हम लोग ओनली 3000 ब्रिटिशर्स थे. अगर वो टाइम पे एक एक इंडियन ने एक एक पत्थर भी उठा के हमको मारा होता तो ब्रिटिशर्स नेवर सस्टेन इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम. पर इंडियंस वेलकम्ड अस विथ गार्लैंड. रॉबर्ट क्लाइव का ये स्टेटमेंट है कि वो टाइम पे ये इंडियंस ने हमें वेलकम किया था और इसकी वजह से हम इंडिया पे रूल कर सके. उनके जो लास्ट टाइम लाइफ का था तब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर ऐसा उनका राइटिंग था. तो ये जो भी ब्रिटिश रूल लिया तो जो यूरोपियन रूल हमारी कंट्री में चालू हुआ उसका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट हमारा था वो था हमारी यूनिटी, कि यूनिटी नहीं थी. और उसकी वजह से इतने कम ब्रिटिशर्स इतने मिलियंस ऑफ इंडियंस के ऊपर कंट्रोल कर सके. और हमें ये हिस्ट्री इसलिए पढ़नी है कि हमें यहाँ से सीख मिल सके कि ये हमारा कंट्री है, इसे हमें आगे ले जाना है. अगर हम आपस में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो फिर कहाँ से ये सब डेवलपमेंट होगा. फिर आगे जाके कोई और बाहर से आएगा, वापस हमारे ऊपर रूल करेगा, वापस हमारे 200-300 ईयर्स ऐसे चले जाएंगे, वापस जो हमारा डेवलपमेंट है वो रूइन हो जाएगा. तो जो इंडियन कंट्री 17th सेंचुरी से पहले प्रॉस्परस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड था वो 1947 के बाद एक पुअर कंट्री बन के रह गया. तो ये पूरी स्टोरी अभी आगे चलेगी. हम अभी 1764 बैटल ऑफ बक्सर तक ही पहुँचे. आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये कंपनी रूल आगे बढ़ा और किस तरफ से ये जो ट्रेडर्स थे वो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो रूलर्स बने. तो इसके बाद एक एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व करनी है. ऑल द आंसर्स यू कैन फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. I hope that you understand all the topic. Here this chapter is finished. Once again, like the video, share the video, comment and suggestions. I am waiting for that. अगर आप जो भी सजेशन देना चाहते हो या तो अगर कोई आपकी क्वेरी है तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ. आई होप दैट यू टेक्स्ट मी. आप लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे. इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर एनवायरनमेंट के बेस के ऊपर है, व्हाट इज़ अराउंड अस. तो वो टाइम पे हमें बहुत सारी एनवायरनमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड टेल टू योर फ्रेंड्स एंड give your suggestion. That's all. Thank you very much.